जैसा कि मैंने कहा ये टॉपिक वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? इसको हम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? आई मीन इन दिस केस स्टडी विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बीइंग अप्लाइड, और इन दिस केस स्टडी विच फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग इज बीइंग अप्लाइड। जिसमें 5 तरीके की आपकी फिलोसफीज हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, पहले के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते थे। आई मीन उसका उनका ऐसा मानना था कि जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है या फिर बहुत कम प्राइस पे बिकती है, वो जनरली ज्यादा बिकती है, या वो जनरली लोग ज्यादा खरीदते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा कैसे? भाई सिंपल सी बात है, प्राइस का और डिमांड का तो एक रिलेशनशिप है ही है कि प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, जनरली वो किस चीज को फॉलो करते थे, जो चाइना भी आज की डेट में फॉलो करता है, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज टू स्केल। इकोनॉमीज टू स्केल होता है जब भी आप किसी चीज को, अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको ना बिल्कुल इन डेप्थ में समझाया था कि कैसे कैसे हमारी कॉस्ट कम होती है अगर हम ज्यादा ज्यादा यूनिट पे प्रोड्यूस करते हैं। उतना ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको बता देता हूँ। जब आप किसी चीज को लेट्स सपोज 1 2 5 10 बनाते हैं, या ऑन दी अदर हैंड उस चीज को 100 200 500 रादर 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख इतनी ज्यादा यूनिट्स बनाते हैं, तो जब लार्ज क्वांटिटी में यूनिट्स बनाते हैं ना, तो लार्ज क्वांटिटी में यूनिट्स बनाने की वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और वो चीज मुझे सस्ती पड़ती है बनाने में। फिर जब उसे मार्केट में, जब मैंने ज्यादा यूनिट ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में बनाई है, तो मार्केट में उसे लेके जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली लोगों तक पहुंचा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी बहुत सारी है। ठीक है, तो पहली चीज, कम कॉस्ट पे बनाई है तो ऑब्वियसली कम कॉस्ट पे बेचूंगा, यानी उसका प्राइस कम होगा। दूसरी चीज, ज्यादा अवेलेबल है तो इजीली लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, डिमांड मार्केट की पूरी कर सकता हूँ। तो इसे बोलते थे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलूंगा, पहले जो मार्केट थी ना, वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं थी। आज कंपनीज वो बना रही हैं जो कस्टमर को चाहिए, और अगर कंपनीज वो बना रही है जो कस्टमर को चाहिए, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं कि भाई आओ आके हमसे खरीदो। वो कोई भी आप, मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो आपको चाहिए, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आओ आके खरीदो। यू कैन इजीली परचेज दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो मुझे बनाना है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो मुझे बनाना है, तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि आके इसे खरीदो। तो लेकिन पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था, लोग वो मन मर्जी चीज बनाते थे और मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो लोग इजीली खरीद लेते थे। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है बेसिकली कि आपको अपने प्रोडक्ट को इतनी सुपीरियर क्वालिटी, इतनी सुपीरियर इन परफॉर्मेंस, इतनी सुपीरियर इन फीचर्स बनाना है कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट को ओवर द अदर प्रोडक्ट सेलेक्ट करे ही करे। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी हाई क्वालिटी हो, इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी हो कि बाकियों से बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट हो पाए। एज वेल एज मैं अपने प्रोडक्ट की जब क्वालिटी इतनी हाई हाई लेवल रखूंगा, तो मैं उसके लिए अमाउंट भी ज्यादा चार्ज करूंगा। ठीक है, दैट्स आई मीन बेसिक थिंग कि अगर मैं बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूं तो उसके लिए मैं अमाउंट भी ज्यादा चार्ज करूंगा। इन सेम वे लाइक यू कैन से 20 25 हजार 30 हजार में भी एसी आ जाता है, लेकिन वो जनरल के एसी आपको 45,000 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ हाई लेवल। अब यहां पर एक चीज है इसके अंदर, कि आप कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर सकते हो प्राइस, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान वो चीज खरीदे। आई मीन वो हाई क्वालिटी वाली चीज खरीदे। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे नहीं खरीदेगा। आज एवरीवन इज नॉट परचेजिंग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, ऑल्दो दे आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, स्टिल वी आर नॉट परचेजिंग इट इफ वी डोंट नीड इट, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वट एवर द रीजन, वी आर नॉट परचेजिंग व्हाट 2 लाख की 4 लाख की वॉच इफ वी डोंट नीड इट और वी कांट अफोर्ड इट, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कितनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मैंने कहा था अग्रेसिव सेलिंग जिसे बोलते हैं, जहां पर ना सामने वाले को मजबूर कर देना आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मतलब इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा अपनी प्रेजेंस दिखा देना हर जगह पे। जैसे मैंने कहा कि वीवो ओपो नहीं किया, घर से निकलो, गाड़ी में बैठो, एफएम पे आपको वीवो ओप्पो दिख रहा है, फोन में अगर आप अपना इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, वीवो ओप्पो। अगर आप मार्केट में गए हो, वीवो ओप्पो, रोड पे जगह जगह होर्डिंग्स, ये वो सब जगह बहुत बहुत वीवो ओप्पो ये दिख रहा है आपको।
इतनी ज्यादा अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी या इतनी ज्यादा अपनी प्रेजेंस दिखा दी, सामने वाला इतना ज्यादा उस चीज से अट्रैक्ट हो गया, वो कह रहे हैं यार एक बार तो लेके देख लेते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। कई बार बंदा ये सोचता है कि यार अगर इतनी ज्यादा ऐड कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होगी, इसीलिए इतनी ऐड कर रहा है, तो मैं तो नहीं खरीदना चाहता। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने कहा था कि हमारा मेजर फोकस हमेशा इस चीज पे रहता है कि मुझे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मुझे अपने कंपेटिटर्स की नीड को पूरा करना है। अगर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे या जिनके पास जो भी बच्चे मेरे डिटेल्ड नोट से पढ़ रहे हैं, तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाला जो पैराग्राफ है जहां पे मैंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर पिलर्स ऑफ मार्केटिंग लिखे हुए हैं, अपने पास लिख लो पेन पेपर पे। पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मॉर्निंग में ही मैं एक बच्चे के साथ केस स्टडी डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे पिलर्स ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, तो आपसे पूछा जा सकता है पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा मेजर फोकस चीज किस चीज पे रहेगा? हमें अपने कस्टमर की नीड को पूरा करना है और उसे सेटिस्फाई करना है बेटर देन दी कंपेटिटर। अगर मैं अपने कस्टमर की नीड बेटर देन कंपेटिटर पूरी करता हूं, तो मुझे उस बंदे को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो ओवर दैट प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली खरीदेगा। ये तो थी मार्केटिंग की बात। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ना एक लेवल ऊपर चला जाता है, जिसमें मैंने कहा था कि जहां पर आप कस्टमर की नीड को पूरा कर रहे हो, फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। अब मैं कहता हूं कि मुझे कस्टमर की नीड पूरी करनी है, मुझे गन बनानी है, तो क्या वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। मैं सिर्फ मार्केटिंग ही तो फॉलो कर रहा हूँ, सोसाइटल मार्केटिंग तो कर ही नहीं रहा। टॉय गन बनाते बनाते मैंने गन ऐसी बना दी, इसकी गोली अगर लग जाए तो बंदा मर जाए, तो गलत है ना ये। मुझे कस्टमर की नीड को पूरा करना था, दैट इज फाइन, लेकिन मैंने सोसाइटल मार्केटिंग को तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बाइक्स ऐसी बनानी थी जो बहुत ही जबरदस्त स्टाइल डिजाइन लुक्स हो, बहुत तेज भागे, लेकिन इससे सोसाइटी तो हार्म हो रही है। जिसमें मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि यामाहा ने इस चीज को फॉलो किया और बाइक की लुक बनाई एकदम बिल्कुल रेसिंग बाइक या कॉलेज गोइंग बाइक के, कॉलेज गोइंग बॉयज के लिए, और उसकी जो पावर रखी वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल बाइक की तरह रखी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसको रिलेट किया था। इनफैक्ट आई आल्सो परचेज वन ऑफ द बाइक, सो मैंने देखा कि उसके अंदर जो पावर थी वो एज सच कुछ भी नहीं थी, एक नॉर्मल बाइक की तरह थी। उससे पहले मेरे पास एक नॉर्मल बाइक थी, और जब मैंने उसको चलाया कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। लेकिन हाँ, उसके लुक्स बहुत जबरदस्त थी, लुक्स को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द रीजन कि वो कस्टमर की नीड को पूरा करना चाहते थे, साथ ही साथ वो सोचते थे कि यार सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे, सिर्फ सिर्फ हम कस्टमर की नीड को पूरा ना करें, सोसाइटी का भी ध्यान रखें। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मैंने कहा था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फंक्शंस के अंदर अल्टीमेटली जो आप पढ़ रहे हैं वही ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा चैप्टर है, तो ये आप खुद एक बार रीड कर लेंगे। अगर फिर भी कुछ किसी को कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। जैसे सिंपल है, गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसमें से लेकिन केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें मैंने भी आपको पढ़ानी है आगे इस चैप्टर के अंदर, तो हम यहाँ टाइम नहीं लगाएंगे, रादर आगे जाके उस पर टाइम थोड़ा फोकस और कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट पे आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें, और जिन बच्चों ने इस पे प्रोजेक्ट बनाया है उनको तो और ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। दैट इज द मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स में ना चार चीजें आती हैं, फोर पीस जिसे हम बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, आज सुबह भी मैंने एक बच्चे को बोला, इसकी सीरीज ऐसे ही बोलेंगे आप, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर आप वाइवा में जाते हैं या आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपको यही फॉलो करनी है। कई बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्या फर्क पड़ता है, आप सामने टीचर पूछते हैं वाइवा में कि बेटा मार्केटिंग बता दो, कहते हैं सर एक प्रोडक्ट, और सर वो प्रमोशन। मतलब क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज 5 साल पहले पढ़ी थी, आप उसमें से आंसर निकाल के ढूंढ के लाके जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। मतलब वेरी स्ट्रेंज बेटा, 12 चैप्टर आपके पास पढ़ने के लिए, उसमें गिनती के टॉपिक्स हैं, और उसमें से अगर एक टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाँ मुझे पता है गिनती के नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट स्टिल उसमें से अगर एक टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप उसे इतना सोच के बता रहे हो। सिंपल है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यही बताना है आपको। भाई पहले किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, फिर उसके प्राइसिंग के बारे में सोचते हैं, फिर उसकी प्लेस के बारे में सोचते हैं, प्लेस कैसे पहुंचाना है, और फिर प्रमोशनल टेक्निक्स आती हैं। सिंपल। चलिए, तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस एनी गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग व्हिच इज ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, जो मार्केट में बेचा जा सकता है, जो मार्केट में दिया जा सकता है किसी को, दैट इज व्हाट, दैट इज माय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट दो तरीके से बेच सकते हैं, एक जेनरिक नेम और एक ब्रांड नेम। जेनरिक में और ब्रांड नेम में क्या फर्क होता है? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मुझे
मुझे लेट्स सपोज आई एम सेइंग मुझे जूते पसंद हैं एडिडास के, या मुझे जूते पसंद हैं जॉर्डन्स, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। और मैं रोड साइड से कहीं जाता हूँ और वहां से, मतलब रोड पे जाता हूँ कहीं, रोड साइड से एक जूते खरीद के ले आता हूँ, 100-200 रुपए के, 500 रुपए के, दैट्स द जेनरिक। तो जेनरिक और ब्रांड नेम में बस यही डिफरेंस है कि आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ब्रांड नेम को, जेनरिक को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड्स ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता भी होनी चाहिए, दैट इज ब्रांडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब क्या है? देखो, ब्रांडिंग एक सिंपल सीधी सी चीज है जो फर्दर और अपने साथ कॉन्सेप्ट्स को लेके चलती है, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और साइन और सिंबल टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप एक नेम, साइन, सिंबल और डिजाइन, कोई भी ऐसी चीज दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग। अच्छा, ये सुनने में एक जैसी लग रही है लेकिन ऑलमोस्ट सारी टर्म्स अलग है। एक्चुअली में ब्रांडिंग के अंदर आती हैं सारी चीजें। और फर्दर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ब्रांड के अंदर क्या आ रहा है, तो ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क, एंड द लास्ट थिंग इज विच इज द ट्रेडमार्क। अगर किसी प्रोडक्ट को किसी नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है विच यू कैन स्पेल, दैट इज ब्रांड नेम। अगर किसी प्रोडक्ट को उसे सिंबल, साइन या डिजाइन से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, दैट इज ब्रांड मार्क। और इफ दैट पर्टिकुलर name, design, symbol or mark or something can be legally protected, that will be called as trademark. जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम यूज करता हूँ डिजिटल एजुकेशन, दैट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इट कैन बिकम ट्रेडमार्क। बट अगर मैं आपको बोलूं कि कोई ब्रांड है, जैसे कोई भी ब्रांड है, उसका ब्रांड नेम जो आप बोल पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, कई बार कुछ ब्रांड नेम के अंदर ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क सेम ही होता है, ठीक है, मतलब उसका लोगो और समथिंग वो सेम ही होता है। जैसे जारा, ठीक है, जारा ही उसका ब्रांड नेम है और जारा ही उसका ब्रांड मार्क है। या फिर और भी कोई बहुत सारे आप ले सकते हैं, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे लेकोस्टे, लेकोस्टे इज द नेम और क्रोकोडाइल इज द ब्रांड मार्क, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लेकोस्टे के ब्रांड को देख के, जैसे ही क्रोकोडाइल देखते हैं तो हमें समझ आता है अच्छा इट इज टॉकिंग अबाउट लेकोस्टे, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइफर्केशन है किस चीज की, ब्रांड, जिसके अंदर आता है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। और एक बात और ध्यान देना, सिंबल, साइन, डिजाइन, इनफैक्ट आजकल तो जो पंच लाइन्स होती हैं वो भी ट्रेडमार्क हो जाती हैं। मतलब अगर जैसे LIC है तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, उसकी जो टैग लाइन है वो भी ब्रांड मार्क हो जाती है, ट्रेडमार्क हो जाती है, दैट नो अदर पर्सन कैन यूज दैट, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाई थी जिन लोगों ने मेरी नॉर्मल क्लास अटेंड करी होगी, केविंटस शेक के बारे में। अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, किस दिन डाउट्स लेते हुए उसमें बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो दो तरीके से हैं, एक मार्केटर को और एक कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स को क्या फायदा है? देखो, सबसे पहले कस्टमर को, वैसे बहुत आसान है इसलिए मैं पहले कस्टमर वाला ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखते ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा ये तो उसका, उस ब्रांड का कपड़ा है, ये तो उस ब्रांड के जूते हैं, अच्छा ओके। नेक्स्ट, इंश्योर क्वालिटी। देखो, ये कोई माने या ना माने लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, और आप भी डेफिनेटली मानते ही होगे कि ब्रांड में क्वालिटी तो होती है। अगर आप किसी ब्रांड को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज सम क्वालिटी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजीली आपको 500,000 रुपए में, 500 रुपए में एयरपॉड्स मिल जाएंगे एप्पल के कॉपी। लेकिन अगर आप ओरिजिनल एयरपॉड्स देखेंगे या आप कॉपी देखेंगे तो उसमें कहने के लिए लगता है कि फर्क नहीं है, बट देयर इज अ लॉट डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। जब आप उसे यूज करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो एप्पल के ओरिजिनल वाले हैं उसमें और जो एप्पल की कॉपी है उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा क्वालिटी का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस सिंबल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब ये भी बहुत बढ़िया, आज के टाइम में इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत ऐसी बात हो गई है, लोग नया सा फोन खरीदते हैं और या लैपटॉप खरीदते हैं, या जैसे मैंने अभी एयरपॉड्स बोला, खरीदते हैं और ऐसे रखते हैं और उसकी फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं। तो लोगों के लिए ना एक स्टेटस सिंबल हो गया, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मैंने तो खैर ऐसा नहीं किया कि फोन खरीदूं और फटाफट उसके डब्बे की फोटो खींचूं डाल दूं, ठीक है। लेकिन सबकी अपनी मर्जी होती है। तो दिस इज व्हाट पीपल आर, यू नो, उनको एक स्टेटस सिंबल लगता है कि अगर हम एप्पल यूज कर रहे हैं, अगर हम ये वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं, अगर हम ये वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अब तो नहीं, लेकिन शुरू शुरू में लोग क्लासमेट को लेके भी बड़ा वो करते थे कि अच्छा मैं क्लासमेट के रजिस्टर्स यूज करता हूँ, अरे ठीक है भाई, दैट्स फाइन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एफर्ट्स, वैसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट स्टिल वैसे बता देता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते उस चीज को फाइंड करने में, इजीली यू कैन फाइंड दैट।
नेक्स्ट, मार्केटर को क्या फायदे हैं? देखो, मार्केटर को सबसे पहला फायदा है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आप एक ब्रांड में लेके चल रहे हो तो। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर एक लोकल वॉशिंग मशीन वाला बैठा है, यहाँ पर एक लोकल वॉशिंग मशीन वाला बैठा है, यहाँ सैमसंग वाला बैठा है, तो आप देखिए, ये माय प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, दिस काइंड ऑफ लेस एफर्ट, या ये इसकी बेटर क्वालिटी है, इसके प्रोडक्ट्स की, इसकी सर्विस की, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। फिर आता है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले एक्टिविटीज। एक्चुअली होता है क्या, जब मेरा प्रोडक्ट एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ब्रांड होता है ना, तो मुझे एज सच ऐड करने की कोई टेंशन नहीं रहती। जैसे आप कभी भी देखना, कभी भी सोनी ऐड करता है तो रोड पे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी होती है, ठीक है, व्हाइट कलर की, और बीच में ब्लैक से लिखा होता है सोनी, या ब्लैक कलर की बीच में व्हाइट से लिखा होता है सोनी। जैसे भी एप्पल भी ऐसे करता है बहुत बार कि उसकी ब्लैक कलर की एड और बीच में व्हाइट से लिखा हुआ है एप्पल, मतलब एप्पल का साइन बना हुआ, सिंबल बना हुआ, दैट्स इट। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ऑलरेडी अपना एक एक कस्टमर बेस क्रिएट कर चुके होते हैं, एक माइंडसेट बना चुके होते हैं, लोगों के माइंड में एक वो बन चुका होता है कि हाँ, ये एक ब्रांड है, तो आपको डिस्प्ले एक्टिविटीज में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। ऑब्वियसली डिफरेंशियल प्राइसिंग तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ब्रांड का। भाई आज जो मेरे को लगता है यूटिलिटीज एक 10-15 हजार 20 हजार के फोन में भी मिल जाती हैं, उसके लिए लोग 80-90 हजार रुपए का फोन खरीदते हैं, ठीक है, उन फीचर्स को यूज करने के लिए। डेफिनेटली तो डिफरेंशियल प्राइसिंग आप यूज कर सकते हैं। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है, आपका एक स्टेब्लिश ब्रांड नेम है, आप एक नया प्रोडक्ट लाएंगे ना, लोग आंख बंद करके ले लेंगे। अब जैसे एप्पल ने, देखो मतलब, सबसे सस्ता प्रोडक्ट भी 2000 रुपए का कपड़ा निकाल दिया कि आपको अपने लैपटॉप को साफ करना है, उसके लिए भी एक क्लोथ हम देंगे, और कितने का, 2000 रुपए का। तो उनको ईज हुई नया प्रोडक्ट लाने में। आज अगर एप्पल एक और नया प्रोडक्ट लेके आ जाता है तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक गुड ब्रांड नेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहले, ब्रांड नेम शुड बी इजी टू रीड, आइडेंटिफाई, प्रोनाउंस। आपका नाम ऐसा नहीं होना जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक शैम्पू आता है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आपको बता देता हूँ, SCHWKZPOF, ऐसे कुछ स्पेलिंग है उसकी, स्क्वाच पॉफ, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोलें, स्क्वाच पॉफ बोलें, शॉक ऑफ बोलें, क्या बोलें, वट एवर इट इज, आई डोंट नो। कुछ बच्चे इस क्लास में मिल जाएंगे जो और अच्छी प्रोनाउंसिएशन दे देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट। बट स्टिल आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करने में लोगों को दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है, ब्रांड नेम शुड बी अट्रैक्टिव, यूनिक। आपका ब्रांड नेम एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा यूनिक, थोड़ा कैची होना चाहिए, मैगी, है ना, सुनते ही लगे बंदे को अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांड नेम शुड बी केपेबल इनफ टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। जैसे हाजमोला, खाया पिया पचाया। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर यानी कि शोल्डर पे आपका डैंड्रफ नहीं दिखेगा। या फिर एक वो क्या होता है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो आपके ब्रांड नेम के अंदर ही उजाला, मतलब कपड़ों में उजाला ले, जस्ट लाइक दैट, ऐसे होना चाहिए। फिर ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव एंड हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स कंपेटिटर, लाइक कोका कोला, फैंटा। बस आपके कंपेटिटर से मिलता जुलता ना हो। Brand name should be easy to advertise and should be adjustable enough to suit the packaging and labeling requirements of the product. For example, Reebok, Adidas, Bata. Brand name should be versatile. It should have the capability to accommodate new product. आपका प्रोडक्ट ना ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी किसी और प्रोडक्ट को ऐड ऑन ना कर पाए। मैगी के अंदर सिर्फ नूडल्स नहीं बिकती हैं, और बहुत सारी चीजें बिकती हैं। एक और पॉइंट है जिसके अंदर मिसिंग हो गया, आप ये भी लिख सकते हैं कि इट शुड बी अडेप्टेबल टू, आई थिंक इसी पॉइंट के अंदर आएगा ये, जो यहाँ पे लिखा था ना, जस्ट अ सेकेंड, यस। आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ना ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी अनदर लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और हो, ठीक है। जैसे एक गाड़ी थी नोवा, आई थिंक स्पेनिश में इसका मतलब होता है डज नॉट गो, तो स्पेन में वो गाड़ी नहीं बिकी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बड़ी वैसे फनी सी बात है कि अगर आप कभी चाइना जाएंगे, अगर आप में से कोई कभी चाइना गया भी हो या जाते रहते हो, तो जरूर चेक करना। आप चाइना जाएंगे तो वहां पर देखना, वहां पर एक मिल्क शेक कंपनी है जो मिल्क शेक बनाती है, जिसका नाम है सुसु। अब सोचो, इंडिया में कोई उसे खरीदना नहीं चाहेगा, आई एम 100% श्योर। मतलब लेट्स सपोज कि आपने उसका बिजनेस शुरू कर दिया, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, और वहां से कस्टम वाला आपसे पूछ रहा है, सर क्या आने वाला है? कहते कुछ वो मिल्क शेक आ रहे हैं। कहते किस नाम से? कह रहे कुछ नहीं, मैंने बस सुसु मंगवाया बाहर से। अरे वो तो यार यहाँ इंडिया में आराम से मिल जाता है आपको फ्री में, कहाँ आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं? तो अल्टीमेटली हमें ऐसा ब्रांड का नाम नहीं रखना है जो किसी अनदर लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग दे, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं रखेंगे, सोच समझ के उसके लिए डिसाइड करेंगे। अ ब्रांड नेम इज रजिस्टर्ड and is legally protected, so it doesn't enter into any chaos later on. Brand name is considered good when it's up to date or it's evergreen and does not get old. आप समय के साथ आपका प्रोडक्ट, जो आपका ब्रांड नेम है, वो पुराना नहीं होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? देखो पैकेजिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो एक 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 कंटेनर जिसके अंदर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या कोई एक रैपर है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे टॉफी है, टॉफी के ऊपर एक एक सिंपल रैपर है, या फिर एक छोटे से पैकेट के अंदर कुछ 8-10 टॉफीज है, तो ये उसकी पैकेजिंग है। और एक बात ध्यान रखना, आज के टाइम में जब हम ऐसा बोलते हैं कि सुपरमार्केट्स, मॉल्स, ठीक है, राज मंदिर, बिग बाजार, कृष्णा सुपरमार्ट, बनिया की दुकान, इतनी सारी आजकल ये सब शॉप्स हो गई हैं। ऐसी मार्केट के अंदर अगर आपकी पैकेजिंग गुड नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि इस रीजन की वजह से भी फेल कर जाए, बिकॉज आपकी पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करती है, बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। ठीक है, कई बार होता है ना, हम किसी चीज की पैकेजिंग देखते हैं, हमें पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको सच बताऊं, इंडिया में फेरारो रोशर लोगों को बोलना तक नहीं आता था पूरा, लेकिन फिर भी वो फेमस हो गई थी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग। उसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि लोग उसे खरीदते ही खरीदते थे। भले ही उसका टेस्ट बिल्कुल बकवास लगता था, लेकिन इंडियन कस्टमर के हिसाब से उन्होंने चेंज किया, उसको बेटर कर दिया। पहले वो बिल्कुल डार्क चॉकलेट थी, अब थोड़ा बेटर हो चुका है। सो पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड producing the container or a wrapper of a product. There are three levels of packaging. The one is primary, the second one is secondary. प्लीज ध्यान रखना, क्लास 11 में जो आपने पढ़ा था ना, इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मैंने प्रोजेक्ट्स में कितनी बार चेंज करा है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में या कहीं पे भी जब जब आई मीन अपना प्री बोर्ड देते हैं, बोर्ड देते हैं, तो कई बार यहाँ पे गलती से टर्शरी लिख देते हैं। इट्स नॉट टर्शरी, इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज जो उसकी इमीडिएट पैकेजिंग होती है, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक प्राइमरी है। ठीक है, और जो उसकी सेकेंड लेयर है, दैट इज द सेकेंडरी। और फर्दर जो अलग किसी बॉक्सेस के अंदर उनको रखा जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। चलो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, ऐसी बाई चांस मुझे दिख गई है। ये क्या है? दिस इज व्हाइट बोर्ड इंक। ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक है, बेसिकली जो हम मार्कर यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, उसकी इंक है। अब जो प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली में वो इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है? इंक है, जो मुझे यूज करनी है। अल्टीमेटली दैट्स माय प्रोडक्ट, दिस इज नॉट माय प्रोडक्ट, विच इज इनसाइड, दैट्स माय प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए इस बॉटल को यूज किया जा रहा है, जो इसका इमीडिएट कंटेनर है। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी। एंड ये प्राइमरी पैकेजिंग हमेशा इसके अंदर आती है। ये प्राइमरी पैकेजिंग हमेशा इसके अंदर आती है। तो दिस इज व्हाट फॉर मी, दिस इज द सेकेंडरी। एंड जब ये सिंगल बॉक्स और सारे सिंगल बॉक्स के अंदर एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा जाता है, और फिर उसे इधर से उधर भेजा जाता है, जैसे अराउंड 9 पैक का या 12 पैक का एक पूरा पैक बनाया जाता है और उसे आगे बेचा जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको समझनी होगी, कई बार जो इमीडिएट कंटेनर होते हैं, वो टिल द लाइफ ऑफ यूज ऑफ दैट असेट, सॉरी यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, हम उसे यूज करते हैं, उसे रखते हैं। जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये देखा मैंने, अच्छा इसमें से निकाला, ओके लाओ एक कटोरी लाओ, और कटोरी में डाल के इसे रख लिया, और रोज जब भी मुझे मार्कर में इंक डालनी होती है तो मैं उसको ऐसे पकड़ता हूँ मार्कर को, ये कटोरी उठा के उसमें इंक डाल देता हूँ। ऐसा तो नहीं करता, ऑब्वियसली मैं इसी के अंदर रहने देता हूँ, यानी कि जब तक इंक खत्म नहीं होगी ये बॉटल में संभाल के रखूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी होता है कि कई बार हम उस प्रोडक्ट को जैसे ही यूज करना होता है, उसकी इमीडिएट पैकेजिंग जो फेंकते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, फिर वापस उसे लाके रख देते हैं, लेकिन उसकी पैकेजिंग को दोबारा वापस नहीं रखते। जस्ट लाइक शर्ट्स, शर्ट्स जनरली आप कुछ पार्टी वेयर शर्ट्स देखेंगे तो एक बॉक्स के अंदर आती है। ठीक है, और जब वो बॉक्स के अंदर होती है, उससे पहले उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर चढ़ा होता है। ठीक है, उस प्लास्टिक रैपर के अंदर पैक होती हैं और उस बॉक्स के अंदर डाली जाती है। लेट्स सपोज मुझे वो बॉक्स मिला, मैंने बॉक्स खोला, उसमें से शर्ट निकाली, उसका प्लास्टिक पैकेजिंग फाड़ी, उठा के फेंक दी। शर्ट पहनी, पार्टी गया, पार्टी से आया, फिर दोबारा वो पैकेट उठाया, उसमें पैक किया, नहीं, उसको मैं यूज ही नहीं करता। अब मैं इसे सिंपली ऐसे या धोने के लिए रख देता हूँ, फिर वो वॉश होके आती है, फिर वापस अलमीरा में चली जाती है, सिंपल। तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग, उसकी लाइफ तक ये नहीं, जब तक शर्ट रहेगी तब तक उसकी प्राइमरी पैकेजिंग संभाल के रखेंगे, नो, ऐसा नहीं करते। तो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको प्राइमरी भी बता दिया, मैंने आपको ये सेकेंडरी है ये भी बता दिया, और जब ये एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटी छोटी ऐसी बॉक्सेस रखे जाते हैं तो उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट कहता है इसके अंदर, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग? देखो किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस आती है तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि पैकेजिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो पैकेजिंग क्यों रिक्वायर्ड है? सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी पैकेजिंग जरूरी है। जैसे बॉर्नविल, बॉर्नविल कैडबरी की चॉकलेट की अलग कैटेगरी है, जिसको देखते ही हम बता देते हैं कि अच्छा बॉर्नविल की पैकेजिंग है थोड़ी
मैट उसमें होती है, जैसे डार्क फैंटेसी की आती है, तो पैकेजिंग देखते ही बता देते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट तो करती है पैकेजिंग। जैसे आजकल आप देखेंगे कि जो हल्दीराम्स की या बीका जी की जो नमकीन्स आती हैं, उसके ऊपर एक लॉक सिस्टम होता है, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, बड़े पैक जो 1 kg के आते हैं, आप उसे ओपन करो, उसमें से नमकीन निकालो और फिर वापस उसे लॉक कर दो। यू कैन जस्ट डू दैट, आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट। फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को यूज करने में हमें ईज हो गया है। जिससे पहले क्या होता था कि जो हम अपने घर में रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल के जनरली जैसे बड़े बड़े कनस्तर आते थे, तो उसको ओपन करना, फिर उसमें से निकालना, छोटी पैकेजिंग एज सच कई बार नहीं भी होती थी, तो उसको ओपन करना, उसमें से निकालना, इट वाज समहाउ डिफिकल्ट। तो कई बार हाथ भी कट जाता था। लेकिन अब उसकी केन पैकेजिंग आती है 5 लीटर की, ऊपर से कैप खोलो, उसे यूज कर लो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन। Not all products require a proper packaging. Many products have packaging so that they become attractive and can become a source of promotion. An attractive color or design. Product promotion में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई बार आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप पैकेजिंग की वजह से भी प्रोडक्ट बिक जाता है। जैसे बहुत बड़ी पैकेजिंग नहीं बेच पा रहे हैं आप किसी चीज की, तो आप उसकी छोटी पैकेजिंग करके लोगों तक पहुंचा देते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने डैड को बोलता हूँ कि मुझे बॉर्नविटा खाना है, दूध में डाल के बॉर्नविटा पीना है, और हम इतने अमीर नहीं है कि उसे अफोर्ड कर सके, तो मेरे डैड मुझे मना कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका 250 रुपीज का है, 300 रुपीज का पैक है। लेकिन अगर वही पैक मुझे 10 रुपए में मिल जाता है, तो ही कैन इजिली परचेज एंड गिव इट टू मी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सेम विद दी हर्षिस सिरप, जो 250-300 रुपए की वो बॉटल आती है, लेकिन 10 रुपए में भी हर्षिस सिरप का पैकेट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या फंक्शन है इसके। सबसे पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आप लेज के केस में कह सकते हैं, रेड लेज, येलो लेज, ग्रीन लेज, जिसको हमें पता है कि अच्छा ये ग्रीन लेज है तो क्रीम एंड अनियन का टेस्ट होगा, येलो है तो बेसिक जो नॉर्मल उसका बेस वेरिएंट है, सिंपल वेरिएंट जो आता है उसका। और अदरवाइज आप रेड वाला कह सकते हो तो चिल्ली है, नहीं ब्लू वाला चिल्ली है, रेड वाला आई डोंट नो क्या है, जैसे भी जो भी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सेम ऊपर से नीचे कॉपी हो गया। चलो कोई बात नहीं, फंक्शंस हम डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, ये सेम ऊपर से कॉपी हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद लेबलिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबलिंग? मैं अभी आपको फंक्शंस इसके पैकेजिंग के लास्ट में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबलिंग? लेबलिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इंडिकेट करती है उसके लेबलिंग। जैसे कि जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी एमआरपी क्या है, ये और किस किस कलर्स में अवेलेबल होती है, और इसको कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है। यूजर मैनुअल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, उसको यूज करने के लिए क्या कैसे करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होती है पैकेट के ऊपर, दैट इज द लेबलिंग। ठीक है, हम अपनी टी शर्ट्स, शर्ट्स की यहाँ साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक लेबल होता है, या पीछे जनरली कई बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ लेफ्ट साइड पे होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि डू नॉट ब्लीच वॉश, डू नॉट आयरन, जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, सबसे पहला पॉइंट, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। अगर मुझे देख के नहीं पता लग रहा कि ये क्या है, तो मुझे यहाँ से देख के कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि अच्छा इसके अंदर अलग अलग कलर्स आते हैं, ये ऐसा इंक यूज हो रही है, ये इसकी प्राइसिंग है, ये इसकी प्रोडक्ट डेट है जिस दिन वो मैन्युफैक्चर हुई है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। इट गिव्स डेफिनेट आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड, एंड देयरफॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इजी। फॉर एग्जांपल, द नेम पियर्स प्रिंटेड ऑन द टॉयलेट सोप्स। टॉयलेट सोप के ऊपर लिखा होता है दैट इज पियर्स, जो एक सोप है। हेल्प अस टू नो विच सोप आउट ऑफ सेवरल सोप इज पियर। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी ये लेबलिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मैंने अभी बताया पहले भी कि जनरली हम उसकी जो कैटेगराइजेशन करते हैं, इसको हम जनरली ग्रेडिंग बोलते हैं। जैसे रेड लेबल टी, ग्रीन लेबल टी, येलो लेबल टी। मुझे पता है रेड लेबल सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में अगला आंसर आया होगा रेड लेबल, जब मैंने बोला तो ब्लैक लेबल। नहीं नहीं बेटा, हम यहाँ सिर्फ टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करता है? सो कहते हैं पैकेजिंग सिंप्लीफाइज दी वर्क ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी पैकेजिंग ऐसी अट्रैक्टिव हो गई है कि कहीं पर भी अगर हम इस प्रोडक्ट को रखते हैं और लोग ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट होते हैं। फिर कहते हैं प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो आजकल के लेबल्स हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन वो होनी चाहिए विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे कि
हाँ, कुछ को शायद पता नहीं, पता भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक एक इतना सा बॉक्स आता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका सेवन करना हानिकारक है। ठीक है, समझ गए होगे आप। जिसके ऊपर मुकेश के लंग्स सड़े हुए, मुकेश ही है ना शायद वो, हाँ, सड़े हुए उसके लंग्स बने हुए होते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन साइन होता है, दैट इज ऑल्सो द लीगैलिटी। अगर ग्रीन साइन है तो वेज है, रेड साइन है तो नॉन वेज है। आजकल एक और नया आ गया, अगर ऑरेंज साइन है तो खाली एग है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन है बट एगिटेरियन है, ऐसे समझ लो, एग खाते हैं, तो वो प्रोडक्ट खा सकते हैं। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन है वो नहीं खा सकते, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो ऑब्वियसली खा ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो, कोई भी प्रोडक्ट, एक बात याद रखना लाइफ में, बहुत बार कोई भी प्रोडक्ट सक्सेस या फेल होता है सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस की वजह से। बहुत बार ऐसा होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। प्रोडक्ट बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी यूटिलिटी दे रहा था, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, इसीलिए लोग उसे नहीं खरीदते हैं। ठीक है, क्लास के बाद फ्री होकर एक बार सर्च करना गूगल पे, दो गाड़ियों के नाम बता रहा हूँ। एक थी सेंटा फे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम दी सेंटा, एफ ए लिखते थे, उसका नाम ये था सेंटा फे। दिस इज फ्रॉम दी Hyundai। वो गाड़ी नहीं चल पाई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। उस टाइम पे जब फॉर्च्यूनर 26 लाख की बिकती थी, वो 30 लाख रुपए की बिक रही थी, ऑब्वियसली वो कार नहीं बिक पाई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। उसके बाद उन्होंने उसी को थोड़ा कंसाइज वर्जन करके 15 लाख रुपए में, 14 लाख रुपए में क्रेटा निकाल दी और वो बिक गई। उसके बाद एक गाड़ी थी टोयोटा की, उस गाड़ी का नाम था कैमरी। एट द टाइम इन 2007, जब 7-8 लाख रुपए में, 9 लाख रुपए में सेडान कार आ जाती थी, तब उसकी सेडान कार 30 लाख रुपए में बिक रही थी। वो इसीलिए नहीं बिक पाई। आज भी वो बिकती है, लेकिन उसका प्राइस है 55 लाख, तो एज सच आज भी नहीं बिकती है। तो वो नहीं बिक पाई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। ठीक है, चलिए, तो प्राइसिंग में सबसे पहली चीज क्या आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके प्राइस डिटरमाइन करने में। मैं बोलूंगी ये टी शर्ट मुझे 1 लाख रुपए की बेचनी है, भाई कॉस्टिंग कितनी आ रही है ये तो बताओ। भाई अगर उतनी कॉस्टिंग आ रही है और 10-20 हजार, 5-10 हजार में प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़े तो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 5 हजार रुपये या 2 हजार रुपये या 100 रुपये में बन जाती है, और मैं 5 लाख रुपये बेचूंगा या 1 लाख रुपये बेचूंगा, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। किस चीज की कितनी यूटिलिटी और डिमांड है व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस हायर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, या फिर एकदम से आप जैसे ही उसके प्राइस हल्के से राइज करेंगे उसकी डिमांड एकदम से गिर जाएगी, तो ऐसे में उसके प्राइस को उसी हिसाब से हमें रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर मैंने प्राइस अप किया तो लोग एकदम से मुझे छोड़ के वहां चले जाएंगे, तो प्राइस मुझे कम ही रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है जब आप चीजों के प्राइसेस बढ़ाने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है प्राइसिंग के ऊपर, मतलब कंट्रोल इन द सेंस वो आपको फोर्स नहीं कर रही है, लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आती है। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स में देयर इज अ कैपिंग, जैसे कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन है, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन ही कह लो, जिनके ऊपर जनरली कैपिंग लगी होती है कि आप इस प्राइस से ऊपर इसे नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट की कैपिंग है, उससे नीचे कितना ही बेचो, लेकिन ऊपर नहीं बेच पाओगे। नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो, आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं कि क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे जब आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म में, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप प्राइस हायर चार्ज करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, एक और पॉइंट था इसके अंदर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के बाद, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, जिसके अंदर मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स बिके सारे मेरे ही प्रोडक्ट्स हो, मेरे ही प्रोडक्ट हो, मैं ही जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आई मीन वो ही सामने वाला यूज करे, कोई और प्रोडक्ट उसे यूज ना करे, तो वहां पर भी आपको प्राइस डाउन रखना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस क्या है, महिंद्रा फाइनेंस जैसे बाकी सारे रिलायंस या जियो फाइनेंस, ऐसे ही महिंद्रा फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे ही महिंद्रा फाइनेंस है। वो ऐसे चाहता था कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां रोड के ऊपर चलें वो सब मेरे से फाइनेंस हो, मतलब मैं ही उन्हें लोन दूं, मेरे लोन से ही वो गाड़ी निकल के आए। ऐसा महिंद्रा फाइनेंस का माइंडसेट था। तो इसके लिए उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई कर दिया, लेकिन हर किसी के लिए लोन कर दिया। मतलब अगर आप एक अननोन पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी एसेट कोई अर्निंग नहीं है, और आप एक कमर्शियल गाड़ी खरीद के उसे रोड पे चलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपको लोन पे गाड़ी मिल जाए, तो नॉर्मल कोई बैंक उसे लोन नहीं दे रहा है, तो वो कहता है आप मेरे पास आओ, मैं आपको लोन देता हूँ।
तो ऐसे में क्या हुआ कि उसने लेकिन अपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया जो सामने वाले से चार्ज करता, लेकिन अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स को, अपने क्राइटेरिया को थोड़ा डाउन कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर उसके पास। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मेथड यूज। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। लेट्स सपोज इधर एक छोले कुलचे की दुकान है, इधर एक छोले कुलचे की दुकान है, बहुत नॉर्मल सी दुकान है छोले कुलचे वाले की, और नॉर्मल सी रेडी है, और आपको ऐसा कोई उसने कोई ड्रेस नहीं पहनी हुई है, कोई एप्रन नहीं पहना हुआ, नॉर्मल से आपको छोले कुलचे बना के दे रहा है, और वो 50 रुपए चार्ज कर रहा है। अगर वो सोचता भी है प्राइस चार्ज करने की, तो लोग उसे नहीं देते हैं, लोग उसे 50 रुपए ही देने, इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इधर एक बंदा है, उसने अच्छी सी अपनी रेडी बनाई, लाइट्स वाइट्स लगाई, सब कुछ किया, और शेफ कैप पहन लिया, और सारे अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको टी शर्ट पहना रखी है, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है उसकी दुकान का बेसिकली। खुद भी उसने एप्रन पहना हुआ, बिल्कुल ऐसे देखने में शेफ लग रहा है, ग्लव्स पहने हुए हैं, बहुत ड्रामेबाजी के साथ और अच्छे से बिल्कुल सजा वजा के आपको छोले कुलचे की प्लेट दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि ही इज यूजिंग डिफरेंट मार्केटिंग मेथड्स। ठीक है, और लोग उसे पे करेंगे भी, ऐसे देखा है मैंने, जनरली लोग उसे ऐसे में पे करते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आज कोशिश करेंगे ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरे टारगेट के हिसाब से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? इनफैक्ट ये पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे, दिस हैज बीन डिलीटेड, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली providing the goods at the right time, right place, with the right quantity. Obviously आप सामने वाले के पास एक right quantity में कुछ प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, that is obviously that person want, क्योंकि जब तक एक पर्सन के पास सही चीज सही समय पर सही प्राइस पे नहीं पहुंचेगी, तो पर्सन उसे खरीदेगा कैसे? ठीक है, फिर कहता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द पीपल दैट इज द होलसेलर, डीलर, एजेंट, रिटेलर्स, other intermediaries, institutions, merchants, and different functionaries who take part in distribution function is called channel of distribution. ठीक है, मैंने कहा ये आपको नहीं पढ़ना है। there are different kinds of channel of distribution. यहाँ पे अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे पहला आता है बेसिकली दो तरीके के, आप ऐसे समझ सकते हो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जिसे हम जीरो लेवल बोलते हैं, इनडायरेक्ट वो है जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट एक समथिंग विच इज द जीरो लेवल, जहां पर मैं अपनी कंपनी का खुद का कंपनी ओन स्टोर खोल रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में एप्पल के कंपनी ओन सिर्फ दो ही स्टोर है, एक मुंबई में जो अभी खुला है, और एक दिल्ली में विच इज इन साकेत। अदरवाइज जितने भी आप एप्पल स्टोर देखते हैं, वो एप्पल स्टोर ओन्ड बाय एप्पल नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी, मतलब कंपनी का स्टोर नहीं है वो लेट्स सपोज मैं आज सोचता हूँ कि मुझे एप्पल इन्वेंट खोलना है, तो मैंने एप्पल को कॉल किया, उनसे बात करी, और एक फ्रेंचाइजी लेके रोहिणी के अंदर एक शॉप खोल दी, उसका नाम लिख दिया एप्पल इन्वेंट, और दैट्स माय शॉप, लेकिन ऑब्वियसली नाम तो एप्पल का ही है, और एप्पल स्टोर की तरह उसे यूज हो रहा है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल एप्पल स्टोर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेवल वही जहाँ पे कंपनी का आपका खुद अपना खुद का स्टोर है, तो विच इज वन इज इन दी मुंबई एंड द सेकंड वन इज इन दिल्ली। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है? जिसमें फर्दर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है वन लेवल, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, दिस इज द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, जहां पर मैन्युफैक्चरर, बीच में रिटेलर, और फिर कंज्यूमर, दिस इज द इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, नेक्स्ट, इसको वन लेवल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेवल है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद कहता है टू लेवल्स, दैट इज द होलसेलर एंड रिटेलर। ये दो लेवल है, किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, ये दो लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में तीन लोग हैं, दैट इज एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, इसके बारे में अगर रीड कर लेंगे, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ लेवल्स कितने हैं, क्या है। ऐसे जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी आपके कोर्स का पार्ट अब नहीं है। ठीक है, सो यू नीड नॉट टू रीड दिस, ऑब्वियसली सीयूईटी के लिए तो आप इसको पढ़ेंगे, बट अदरवाइज आपको ये नहीं पढ़ने। नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में अब कुछ बचा भी नहीं है, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म ही हो गया।
तो हार्डली ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप इसका। उसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल हमें पढ़ने तो है ही, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़े छोटे छोटे टॉपिक रह गए इसके अंदर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली व्हाट, जहां पर हम कह रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज कंसर्न विद द मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस। आप गुड्स बना रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द थिंग, लेकिन वो गुड्स कस्टमर्स तक कितना पहुंच रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। देखो एप्पल यूएस में बन रहा है, दैट इज वन थिंग, लेकिन वो इंडिया में हम तक पहुंच पा रहा है नहीं, दैट इज दी अनदर थिंग। क्योंकि आपने प्रोडक्ट अपने घर पे रखने के लिए नहीं बनाया है, आपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए बनाया है। अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे कस्टमर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है? ऑर्डर प्रोसेसिंग इज समथिंग जो एक टाइम पीरियड है, पूरा एक पूरा प्रोसेस है जहां से आपको ऑर्डर मिला है, आप उस ऑर्डर पे वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज carrying goods from manufacturer to the consumer. It is one of the major elements of physical distribution. ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अनलेस द गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल द वेरियस प्लेसेस, द सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। जब तक उस गुड को आप दुकानदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक दुकानदार उसे बेच नहीं पाएगा। तीसरा आता है वेयर हाउसिंग। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल बनते हैं लेकिन 2 महीने बिकते हैं, और कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 2 महीने बनते हैं और पूरा साल बिकते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंट्रोल और समथिंग। तो ऐसे में वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने में। टाइम यूटिलिटी जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, कि जरूरी नहीं कि आज एक प्रोडक्ट बन गया तो आज ही बिक जाएगा, आज ही यूटिलाइज हो जाएगा, उसको एक टाइम पीरियड के बाद बेचना है, तो उसे मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज जो भी मेरे पास होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेस। इन्वेंट्री कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। It is one of the important decision in physical distribution in respect of deciding the level of inventory. High level of inventory ensures product quality when the demand arises, but increase the cost of carrying inventory. देखो ये भी एक बात है कि आप बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रख रहे हो तो आप इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल करा दोगे, बट जितना ज्यादा मैं इन्वेंट्री को पाइल अप करता जाऊंगा, उतना ज्यादा मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। तो मुझे इसको बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहता है प्लेस। Place is basically what? Place or physical distribution include the activities that makes firm's product available to the target customer. This is only about the place. Last point is that is the promotion. Promotion के अंदर further एक चीज आती है which is called promotion mix. That is product price. Sorry, that is advertisement, personal selling, sales promotion and publicity. ठीक है, PR जिसे हम बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी कह लो या उसे पब्लिक रिलेशन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रमोशन इज बेसिकली व्हाट, कि अब सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी तो करना पड़ेगा, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी भी तो पड़ेगी कि कैसे प्रोडक्ट खरीदना है, कैसे प्रोडक्ट को, आई मीन लोगों तक जब तक कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करोगे, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाओगे, तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज आती है उसमें एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक बात ध्यान देना प्लीज इसकी डेफिनेशन पे। इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई इट इज इम्पर्सनल? देखो जब टीवी पे ऐड आती है ना, तो वो कभी ये नहीं बोलता कि ये फेयर एंड लवली की ऐड आ रही है, आप एक काम करो सारे बॉयज हट जाओ या टीवी बंद कर दो, सिर्फ गर्ल्स देखेंगे। ऐसा नहीं। या फेयर एंड हैंडसम की ऐड आ रही है तो कहते हैं सारे गर्ल्स हट जाओ, सिर्फ बॉयज देखेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बट क्यों बोला इसे इम्पर्सनल? क्योंकि आप जब वन ऑन वन जाते हैं, लेट्स सपोज आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, तब सामने वाले से पूछते हैं, मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ विच इज फॉर दी गर्ल्स, तो ऑब्वियसली आई कैन अप्रोच गर्ल्स। अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ विच इज फॉर दी बॉयज, आई कैन अप्रोच बॉयज। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पर वो एड किसके पास जा रही है, यू नेवर नो। तो वो इम्पर्सनल मेथड है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर। एक और बात ध्यान देना, पब्लिसिटी हमेशा फ्री होती है, लेकिन एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड होती है। टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग आर न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन एंड रेडियो। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, 3 फीचर्स। सबसे पहला पेड फॉर्म, जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बता दिया, इट इज ऑलवेज पेड, कभी भी फ्री नहीं होता। इम्पर्सनैलिटी इसका एक फीचर है कि ये हमेशा इम्पर्सनल मेथड होती है, पर्सनल नहीं है। और द लास्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मतलब एक पर्सन है, जैसे अगर रोड पे कहीं पे टाटा की एड लगी है तो ऑब्वियसली टाटा ने करी है, रोड पे कहीं पे अगर एप्पल की एड लगी है तो ऑब्वियसली उसे एप्पल ने ही
पे करा है, या जो भी आसपास का बंदा है जिसकी शॉप है आसपास उसने एप्पल के लिए पे करा है, जस्ट लाइक दैट, कुछ भी। लेकिन ऑब्वियसली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है कि किसने वो ऐड करी है, लेकिन पब्लिसिटी में कभी ऐसा नहीं होता, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता। जैसे अगर मुझे नहीं पता, आपको ये पता नहीं है, एक बार एक अवार्ड फंक्शन में फराह खान, फराह खान के हस्बैंड का नाम है शीश कुंदर, मुझे नहीं पता था ये उसका नाम है। एक दिन एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान ने उसको चांटा मार दिया था, और ये बात एक मतलब हेडलाइन, टॉप हेडलाइन बन गई थी उस दिन की, एक न्यूज़ बन गई थी और सब जगह वायरल हो गई थी कि उसके हस्बैंड को उसने चांटा मारा। आई मीन फराह के हस्बैंड को शाहरुख ने चांटा मारा, और उसका नाम भी सामने आ गया कि उसके हस्बैंड का नाम ये है, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज़ फॉर द पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए आपको ऐसा कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इसकी मेरिट्स में। मेरिट्स में सबसे पहली चीज़ फ़ायदा क्या है? मास रीच। जब आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं तो किसी 1, 2, 5, 10 लोगों के पास नहीं जाती, बहुत सारे लोगों के पास जाती है। एनहांसिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। होता क्या है ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी ऐड देखते हैं, भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी ऐड भी आ रही है, ठीक है, मैंने सही प्रोडक्ट खरीदा है। तीसरा, एक्सप्रेसिवनेस। कहता है एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परसुएशन। This expressiveness has improved due to development in technology, and art helps in creating a better animation. मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सप्रेस करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि हाउ इट वर्क्स। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमी। देखो एडवर्टीजमेंट की वजह से ये भी फायदा होता है, जब जितनी ज्यादा एडवर्टाइज होती है तो उतने ज्यादा लोग देखते हैं, उतने ज्यादा लोग देखते हैं तो वो उसे लाइक करते हैं, लाइक करते हैं तो डिमांड करते हैं, डिमांड करते तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट चीपर पड़ने लग जाता है, सस्ता पड़ने लग जाता है, ड्यू टू ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन हो जाती है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट का लास्ट पॉइंट है, विच इज, इसके बाद जो ऑब्जेक्शंस देगा ये भी नहीं पढ़ना है, विच इज लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट, लेस फोर्सफुल। We cannot judge the effectiveness of the advertisement because it is not forceful, and we cannot we never know how much impact it create. जनरली हम जो ऐड कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाले का उस पर कोई इफेक्ट आए या ना आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिमिटेशंस भी आपको नहीं पढ़नी चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। लिमिटेशंस, ऑब्जेक्शंस, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ कोर का पार्ट नहीं है ऑब्वियसली वो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आप लिमिटेशंस भी कट कर दीजिए। ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो पहले ही कर चुके हैं, वो भी नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है? पर्सनल सेलिंग में भी आप सिर्फ इसका मीनिंग ही पढ़ेंगे, और एज सच आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन अ सेम वे आप पीआर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग ही पढ़ेंगे, सेल्स प्रमोशन का भी सिर्फ मीनिंग ही पढ़ेंगे। ये जितनी सारी चीजें दिख रही हैं आपको मेरे नोट्स के अंदर, मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। इस वाले को अपडेट करना थोड़ा सा रह गया था, इसलिए इसमें आपको दिख रहा है। तो ऑब्जेक्शंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। पर्सनल सेलिंग का मैंने आपको मीनिंग पढ़ा दिया, पर्सनल सेलिंग मैंने आपको फीचर्स पढ़ा दिए। मेरिट्स इसके हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पर्सनल सेलिंग मैंने नहीं पढ़ा है, सॉरी। एडवर्टीजमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, एडवर्टीजमेंट के मैंने आपको मेरिट्स पढ़ा दिए। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो भी एडवर्टीजमेंट में बेटा वो कट चुका है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं पर्सनल सेलिंग पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल सेलिंग क्या है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज in the form of conversation with one or more prospective consumer for the purpose of making sale. Obviously जहां पर आप वन ऑन वन एक पर्सन से बात कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी उसके साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। हाँ, इसके फीचर्स आपको जरूर पढ़ने हैं। फीचर में सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ पर्सनल फॉर्म। ये इम्पर्सनल नहीं है जैसे एडवर्टीजमेंट है, ये पर्सनल है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। ये एक बात होती है ना, इसके अंदर आप ना रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, सामने वाले को मोल्ड कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई ये जो चीज तू खरीद रहा है इसके अंदर ये चीज ऐसी होगी या ये चीज वैसी होगी। इस तरीके से आप सामने वाले को बोल सकते हैं कुछ भी, या उसे मोल्ड कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जो आप एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं कर सकते। यस, एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको उसके फीचर्स और मेरिट्स ही पढ़ने हैं। पर्सनल सेलिंग में मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं। इसके अंदर 2 फीचर लिखे हैं, वैसे 4 फीचर हैं। एक और है टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, मैं उसको बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऐसा है, वो बता रहा है ऐसा है, मैं उसको बता रहा हूँ वैसा है, वो बता रहा है वैसा है। ये एक थर्ड फीचर है इसका। और फोर्थ फीचर है दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, जो इसके मेरिट्स में लिखा हुआ वैसे वो फीचर भी है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी दैट सेल्स पर्सन कैन एडजस्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द नीड। सामने वाले की नीड के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी अगर किसी को रहेगा, बाद में कुछ डाउट्स होगा तो मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमने पर्सनल सेलिंग तो पढ़ लिया है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद सीधा आते हैं सेल्स प्रमोशन के मीनिंग पे। सेल्स प्रमोशन का मीनिंग क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप अपने प्रोडक्ट को
आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव पूरा करने के लिए जिस चीज को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं बेसिकली। दैट्स इट। इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट द मीनिंग। ये सब कुछ कर चुका है। इसके बाद आ जाइए पब्लिक रिलेशन, जो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी का ही पार्ट है, आप कह सकते हैं। पब्लिक रिलेशन इज बेसिकली व्हाट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एप्पल का हर साल एक इवेंट होता है, उस इवेंट में एप्पल क्या करता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, सभी लोगों को बुलाता है और बताता है कि मैं अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। बस जो वहां पे होटल का खर्चा या वहां पे जो होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं इसका खर्चा, इसी में कहीं ना कहीं फ्री की पब्लिसिटी हो जाती है। हर चैनल वाला उसकी फोटो वीडियो ये वो सब कुछ सब जगह डाल देता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। इनफैक्ट कई बार इसको दूसरे तरीके से भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि लोग एक गुड रिलेशंस बनाने के लिए लोगों के साथ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि कहीं पे पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है, कोई पार्क मेंटेन कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अगर आप कभी नोएडा की साइड जाएँगे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रोकर को या किसी कंपनी को। आप कभी नोएडा की साइड जाएँगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, दिस रोड इज़ मेंटेन्ड बाय, मतलब लेट्स सपोज़ एक रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ किसी सोसाइटी को, किसी फ्लैट्स को, और उस वहाँ पे लिखा होता है दिस रोड इज़ मेंटेन्ड बाय जेपी ग्रुप, JAYPEE। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वो कहीं न कहीं ना एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। वहाँ से लग रहा है अच्छा यार ये इतना अच्छा बंदा है, इसने ये सारी रोड्स बनवाई हुई हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसके फ्लैट्स भी अच्छे होंगे, इसके फ्लैट्स हम खरीद लेते हैं। This kind of thing generally companies are doing for making their good image in the eyes of the public. That is the public relation. ठीक है। Now it's almost हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है, जस्ट 3 मिनट ही रह गए हैं और हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। मैं अ, एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं 1 मिनट के लिए। अगर आप होल्ड करेंगे, अभी कोई भी क्लास प्लीज लीव नहीं करेगा, जस्ट अ सेकेंड होल्ड बेटा, so that I can ask you something from you and you can also ask something from me. Hmm. Yes.